नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक लड़की की है। आज मेरी शादी थी। हर लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने जरूर होते हैं। वो अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर जरूर रखती है। लेकिन मेरी शादी जब हुई थी वह दूसरी शादियों से एकदम अलग थी। यह शादी कम और एक समझौता ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी, मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। वहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए और कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में ही पहुँचा दिया गया था। जब मैं दुल्हन बनी हुई बैठी थी, एक सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन, आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातों पर बहुत डर लग रहा था। वह बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। अरे, इस लड़के से शादी मत करो, वह तो पागल है। अरे, वह तो साइको है। तुम उस लड़के से शादी क्यों कर रही हो? तुम तो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों पागल हो रही हो? उस लड़के से शादी क्यों कर रही हो? वह तो पागल है। फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो और शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो? एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। घबराहट के मारे मेरा गला भी सूखा जा रहा था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई थी। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपना घूंघट ऊपर उठाऊं। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में जो बातें सुन रखी थी, इतनी अजीब अजीब बातें, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और अपना घूंघट अपने आप ही ऊपर उठा दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं उसे देखकर चौंक गई थी और उसने भी चौंक कर एक अजीब सी नज़र से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टकटकी लगाए मुझे देखता ही रह गया और ना जाने उसे क्या हुआ। वह एकदम से उठकर कमरे के टेरेस पर चला गया था। मेरा नाम कविता है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई भी है। भाई अभी मेरा बहुत छोटा था और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं 12वीं करके एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। यहाँ अच्छे अच्छे अमीर परिवारों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी और किसी से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा दोस्ती किसी से भी नहीं की थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की। बस अपने काम से काम रखती थी और बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप हमारे सर ने बनाया था उसके साथ ही कभी कभी थोड़ी स्टडी करके डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में एक लड़का माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसके चर्चे होने लगे, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब पहली बार उस लड़के को देखा था तो मैं अपना दिल उसे दे बैठी थी। लेकिन वो एक ऐसा चांद था जिसे छूने की तमन्ना तो हर कोई कर सकता था, लेकिन छू नहीं सकता था।
मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने ही दिल में कहीं दबा कर रख दिया था और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो मेरे ग्रुप में प्रदीप शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार प्रदीप मेरे नोट्स भी बना देता था। वो हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद कर देता था। असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता था, जबकि किसी और लड़की से वह बात तक भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझे यह भी कहने लगी थी कि प्रदीप शायद तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैंने उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का बहुत अच्छे से पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस ऐसा नहीं था जो प्रदीप के स्टेटस से मैच कर जाए। उसका स्टेटस बहुत ऊंचा था और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करेगा। वह हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार की थी, जिसका बाप एक रेडी लगाता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजर गया कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी भी प्रदीप से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी प्रदीप ने मुझसे कोई इस तरह की बात की थी। आज हमारे यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज प्रदीप नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वो क्यों नहीं आया था। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और ना ही कभी हमने फ़ोन पर बात की थी। और आज आखिरी दिन भी आ गया और वो आ भी ना सका। मैं बड़े बुझे ही दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आ गई थी। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतरने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक आ गया था और वह कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट भी रहे। काम तो बंद हुआ ही, साथ ही साथ टेस्टों के दौरान यह पता चला कि मेरे पिताजी के वाल बंद है और दिल भी उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम इतना महंगा इलाज करवा सकें। वक्त तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी को घर ले आए, लेकिन डॉक्टर ने यह कहा कि उन्हें आराम करने दीजिए। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वो बहुत कोशिश करते थे कि काम पर चले जाएं, लेकिन मैं उन्हें काम पर नहीं जाने देती थी और मना कर देती थी। एक दिन मुझसे चोरी से वह काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता हूँ तब तक कहीं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें तो खाना चाहिए था। जितना भी राशन था वो ख़त्म होने को आ गया था। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रही थी। हमने घर भी बदल दिया था। एक कम किराए पे छोटा सा घर ले लिया था। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद ही परेशान हो जाया करती थी। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करेगा, तो मुझे ही बाहर कदम निकालना पड़ गया था। पहले तो पिताजी की एक रेडी की दुकान थी और वह घर के बाहर ही
रेडी लगाकर काम कर लिया करते थे। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से कुछ सामान ले आती थी और घर के बाहर रखकर फिर मैं उनको बेच देती थी। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी रोज की ज़रूरतें और खर्चों को पूरा किया जा सके। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर ही डटी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटने की वजह से वो सब अधूरे ही रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले ही दिन अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करना भी शुरू कर दिया था। अखबार मंगवाए, उसने नौकरियों के एड्स को देखकर बहुत जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई भी किया था। लेकिन इस तरह से इंतजार करते करते 2 महीने निकल गए और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने के लिए भी जाती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया था और यह इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी ही था। लेकिन फिर इन्हीं दिनों मैं एक जगह पर नौकरी के लिए गई। सैलरी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिलखिला उठी थी और फौरन ही मैंने उस नौकरी को ज्वाइन भी कर लिया था। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, अरे कविता जी, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? बॉस ने मुझसे जब यह सवाल किया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि हाँ बोलूं या ना। लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वो कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तभी। तो उन्होंने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाह रहे हैं। और जब मैंने पूछा कैसे सर, तो वो बड़ी ही कमीनी सी हंसी के साथ हंसते हुए मुझे कहने लगे, अरे कविता, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना पड़ेगा। अपने बॉस की बात को सुनकर मेरे तो जैसे तन बदन में ही आग लग गई थी। मैं एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीने इंसान की वजह से ही लड़कियां घरों से नहीं निकलती हैं और घर से निकलने से भी डरती हैं। लानत करती हूँ तुम जैसे इंसान पे और तुम्हारे काम पे। मैं गुस्से से यह कहती हुई उस ऑफिस से जल्दी जल्दी से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना बॉस भी मुझे आवाज़ें ही देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार और बेबस लग रहा था कि क्या करूं? यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करती है और लाचार लोगों को कहाँ लाकर छोड़ देती है। मैं कितनी देर इसी तरह से बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मुझे परेशान देखा और मेरा चेहरा देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा कविता, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हो। माँ के पूछने की देर थी कि मैं तो जोर जोर से रोने लगी और अपनी माँ को मैंने सारी बातें सच सच बता दी।
माँ ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा अब तुम घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाओगी तो तुम्हें इस तरह के बहुत से वरना भेड़िए रास्ते में मिलेंगे और इन भेड़ियों से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने के लिए गई और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे एक इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। वहाँ सैलरी भी कुछ ज़्यादा थी और वहाँ पर एड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में मैंने बॉस के बेटे की बहुत बातें सुनी थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई उसको दीवाना कहता था और कोई उसे साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे देखा तक नहीं था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे बिताएगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दे दूंगा, जो मेरी इस बात को पूरा करेगी। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में ऐसा क्या था, क्या मामला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की अपने बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं अपने पिताजी का इलाज भी करवा सकती हूँ और एक बार अगर मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हमारे सारे परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है, सौदा ही तो होगा। लेकिन दिमाग इस बात को झटका देता रहा। दिल और दिमाग की जंग जारी रही और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला कर लिया था और अपने बॉस को हाँ बोल दी थी। मेरी बात सुनकर मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे और उसी वक्त छुट्टी का दिन भी आ गया था। शादी के लिए छुट्टी वाला दिन तय कर दिया गया था। मैंने फिर घर आकर अपनी माँ से इस बारे में बात की तो माँ यह बात सुनकर बहुत ही चौंकने लगी थी। माँ ने मुझे कहा कि कैसी बातें कर रही है और यह क्या बात हुई, तुम ऐसे ही किसी के साथ कैसे शादी कर सकती हो। वो मुझसे नाराज भी हो गई थी। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग नहीं था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं अपने पिताजी का इलाज करवाना चाहती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने समझाने की हद से बहुत आगे निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और वह छुट्टी वाला दिन भी आ पहुंचा था। एक सादा सा फंक्शन हमारी शादी को लेकर रखा गया था, जिसमें हमारी शादी हो गई थी।
मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गई थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लोग होते हैं। अब यह है प्रदीप, वह प्रदीप है। बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता था? उसके आने से तो मेरा दिल धड़क जाता था, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और कौन साइको है। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आ गई, अभी जब मैंने अपने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा नहीं रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने प्रदीप की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर प्रदीप ने एक बहुत गहरी सांस ली और वह मुझसे कहने लगा, मैं जब माइग्रेट होकर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ गई थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों, जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। मेरी बात सुनकर प्रदीप ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब माइग्रेट होकर यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी हुई थी और अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों ने, जिन्होंने मेकअप की अपने आप को एक दुकान बनाकर रखा था, तुम उन सब लड़कियों से एकदम अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से साफ सुथरा और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने एक सुंदर सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत सीधी सादी और प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें ही देखता रह गया था। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी और मैंने कभी ऐसी लड़की को नहीं देखा था, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ही था। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली बार और पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था और मैंने वहीं खड़े खड़े यह फैसला कर लिया था कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा और किसी से भी शादी नहीं करूंगा। और ये सोच आते ही एक सुकून सारा दिल में उतर गया था। मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता था और बात करना अच्छा लगने लगा था। इन्हीं दिनों मैंने अपने पापा से तुमसे शादी करने की बात की थी। दरअसल पापा ने मुझे बुलाया इसलिए था कि उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकूं, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से मेरे पापा ने मुझे यह साफ साफ मना कर दिया था और तुमसे मिलना भी उन्हें गंवारा नहीं था। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेसमैन की लड़की से मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया था। पापा ने मेरी मंगनी बहुत ही धूमधाम से कर दी थी। मैंने पापा की मर्जी के आगे अपना सर तो झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा था। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिया करती थी। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ जाता था। और एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता भी निकलवा लिया था और तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो चुका था।
अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं जैसे ही खुद से ही उचाट हो गया था। इन्हीं दिनों में ऐसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा भी हो गया था। वह मुझे किसी कॉन्सर्ट में ले जाने को कह रही थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि वो मुझे बार बार परेशान ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान सा आ गया था। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर मेरे पापा ने मुझे साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपना बर्ताव ठीक करना पड़ेगा, वरना उनके बिजनेस को भी भारी नुकसान हो सकता है और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा रिश्ता ही टूट गया था। पापा मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया था और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय भी दिया गया। पापा यह चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वह हमारी शादी पक्की कर दें। लेकिन मैं भी सिर्फ घर में ही पड़ा रहता था। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाकर किसी से मिलूं। पापा मुझे बहुत डांटते फटकारते थे, अक्सर मुझे समझाते थे, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद अब पापा को भी मेरी चिंता सताने लगी थी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते थे, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब वो भी बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे हुए थे। खैर, मेरा ये रिश्ता भी टूट चुका था। मैंने अपने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दे दो। पापा भी शायद अब तक इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दे दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से उचाट देखते तो उन्हें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। अक्सर वो मेरे दोस्तों को फ़ोन करके बहाने से घर बुला लिया करते थे ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं वक्त तौर पर बहाल हो गया था और फिर बाद में उसी हालात का शिकार भी हो जाता था। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढ लोगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अपने पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने घर भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता भी लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया था वह भी गलत निकला था। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई फ़ोटो भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से दोस्ती थी जो मैं तुम्हारे बारे में उससे पता कर सकूं, जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही यह महीना ख़त्म होने को जा रहा था, पापा ने मुझसे दोबारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में अपने पापा से कहा, वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने इस छुट्टी वाले दिन ही तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई और भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। छुट्टी का दिन तय करके वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गया था।
मगर कविता नाम की लड़कियां ना जाने कितनी थी इस दुनिया में। मैं ये सोचकर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया था। शायद भगवान ने हमारा मिलना तय किया था। इसी तरह हमारा नसीब जुड़ना था और मैं देख लो आज हम एक हो गए हैं। प्रदीप यह कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और प्रदीप बहुत खुश अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई। शायद वो भी राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। प्रदीप बहुत थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा भी हैरानी से प्रदीप को ही देख रहे थे। सिर्फ मैं और प्रदीप ही यह सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने और प्रदीप ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वो ही लड़की हूँ जिससे प्रदीप शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक प्रदीप पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने कविता को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना है। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। प्रदीप यह कहते हुए उठकर अपने पापा के गले से लग गया। उसके पापा की आंखें भीग गई थी। वो कितनी देर प्रदीप को अपने सीने से लगाए हुए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 2 महीने हो गए थे। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मुझे प्रदीप की माँ का ख्याल आया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, प्रदीप आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में ना ही सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर ही देखी है। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आती है, जबकि आपके बचपन की तस्वीरें और पापा के अलग अलग शहरों की सैर की तस्वीरें घर में हर जगह पर लगी हुई थी। मेरी बात सुनकर प्रदीप फीकी सी हंसी के साथ हंसने लगा और मुझसे कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें यह सच भी बता देता हूँ। मेरी माँ पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वो दोनों परिवार को कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने के लिए एक सौदा थी, जिसे इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया था। माँ अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती थी। वह क्लब जाया करती थी, पार्टियाँ करती थी और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को ही दिया करते थे और 2-4 करने में लगे रहते थे। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहते थे। इन दोनों के रिश्ते में प्यार बिल्कुल भी नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं मैं भी पैदा हो गया था। हालांकि माँ को बच्चा नहीं चाहिए था, वो अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियाँ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक माँ पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही झगड़ा दोबारा होने लगा। माँ को आपत्ति होती थी कि मैं पापा उन्हें वक्त नहीं देते हैं, लेकिन पापा को ऐतराज़ होता है कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर नहीं मिलती हो। यूँ इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे थे। मैं उस समय 10 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों मैं माँ का अफेयर सुनने में आया। माँ अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी।
पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला माँ के बारे में बता ही देता था। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता, वो नशे में धुत होकर घर आते और माँ को गंदी गंदी गालियाँ देते थे। कभी कभार तो माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिया करते थे, लेकिन ना तो वह नशे में होते थे और एक मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती थी। और फिर एक दिन माँ ने तलाक का केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला, वो भागकर माँ के पास चले आए और माँ की मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% की शेयर होल्डर माँ ही थी और अगर माँ उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने माँ को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन माँ अपनी बात पर ही डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत तो जोर सवार था। वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। माँ को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस भी कर दिया था। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील कर दिया था, लेकिन माँ का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से माँ को तलाक मिल गया था। साथ ही साथ पापा को माँ के 50% शेयर वापस करने पड़े, तो पापा को बहुत बड़ा झटका लग गया था और बहुत वक्त लगा उनको यह बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को माँ से बहुत मोहब्बत थी। यह क्या था, पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर से माँ की एक एक चीज़ फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी घर में। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत बुरा असर पड़ा था। माँ की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़े मुझे मुझे औरतों पर से भरोसा ही उठ गया था। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी लड़कियों को लाना चाहता था जिसे ना घर का ख्याल हो और ना अपने पति का और ना ही बच्चे का, जिसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार हो के उसको क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को उसका बेटा और उसका पति क्या खाएगा, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। मैं तो चाह रहा था कि मुझे वह लड़की मिले जो मेरी अटेंशन और मेरे प्यार की भूखी हो, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर वेलकम करती हुई मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में यह सब खुशियाँ ला सकती हो। जबकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियाँ देखी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी, लेकिन वो सब भी माँ की तरह ही थी। माँ की तरह उनके ख्यालात थे, उनकी ज़िंदगी भी माँ की ज़िंदगी जैसी ही थी। मैं धीरे धीरे इन सब से उचट गया था और फिर बिल्कुल पीछे हटता चला गया। और जब मैं वहाँ पर माइग्रेट होकर आया तो मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी है। प्रदीप ने यह कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसके सीने से सर लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रदीप की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी में हम खुशियाँ ही खुशियाँ ला सकते हैं और हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। प्रदीप एक बहुत ही अच्छा लड़का था, जैसा उसके बारे में सब बोला करते थे वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह कहीं ना कहीं मेरा ही इंतज़ार कर रहा था और वह मेरे लिए ही शायद पागल था और मेरे लिए ही साइको बना हुआ था। प्रदीप से शादी करके मेरी भी ज़िंदगी संवर गई थी, जबकि मैंने अनजाने में ही प्रदीप से शादी की थी। लेकिन भगवान ने शायद हम दोनों को एक साथ लाने के लिए ही ऐसा कुछ किया हो। प्रदीप को अपना जीवन साथी बनाकर अपने पति के रूप में पाकर मैं भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।